नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं जिसका एक तरह से समय सीमा अगर देखिए तो करीब करीब मान के चलिए 2 साल, और उससे एक व्यक्ति का नाम भी जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन की शुरुआत की थी। आज एनडीए की तरफ से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उन्होंने बिहार में। तो क्या इसी के साथ इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल आ गया है क्या? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों में निराशा है, असर पड़ रहा है। कोई एसआईआर का तो कोई ईवीएम का बहाना बना रहा है, उस पर ठीकरा फोड़ रहा है। उधर भाजपा और एनडीए के खिलाफ एक मजबूत, संयुक्त और कोऑर्डिनेटेड राजनीतिक ताकत तैयार करने के मकसद से आप जानते हैं कि ये इंडी गठबंधन बनाया गया था। अब ये बिखरने के कगार पर है। और आलम तो ये है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा है कि बीएमसी के चुनाव में अब वो अकेले मैदान में उतरेगी, यानी एकला चलो रे। और उधर समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने भी घोषणा कर दी, जवाब दे दिया कि उनकी पार्टी भी बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ेगी और कांग्रेस सहित किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे, उनकी तो चिंता है। उन्होंने सामना में लेख लिखा और लेख लिखकर कहा यह सब बहुत हानिकारक होगा सभी के लिए। और उनका कहना है कि कांग्रेस का बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना आत्महत्या जैसा होगा। तो यह तो बात हो गई महाराष्ट्र की। पूरब चले आइए, पश्चिम बंगाल। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही लोकसभा में कांग्रेस को खारिज कर दिया था, कोई सीट नहीं दी। और अब विधानसभा में भी उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, यहां हम हैं ना बीजेपी से लड़ने के लिए। तो ममता बनर्जी हो या फिर उधर उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस का भी रवैया जो है, कांग्रेस भी क्या ये निर्णय ले रही है कि अब एकला चलो रे, क्योंकि फायदा कुछ होता नहीं। आप देख लीजिए बिहार में तेजस्वी यादव को सब कुछ सौंप दिया, लेकिन कांग्रेस को क्या मिला? ले देकर वही 6 सीट। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी ये बात हो रही है क्या? और इन सब के बीच 2 प्रोसेस चल रहा है। एक तरफ आप देखिए आरजेडी में परिवार का झगड़ा आपने देखा होगा। बिहार कांग्रेस 43 नेताओं को नोटिस दे चुकी है, लेकिन ऊपर ऊपर क्या बात हो रही है कि नहीं हम तो एसआईआर, कभी चुनाव आयोग का नाम, कभी एसआईआर का नाम, कभी ईवीएम का नाम। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं। अंदर से शायद रियलाइज भी कर रहे हैं कि हार अपनी कमजोरी की वजह से हुई है, लेकिन ऊपर ऊपर कुछ और परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच क्या इंडी गठबंधन समाप्ति की तरफ जा रहा है? क्योंकि दरार धीरे धीरे, खाई धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। इसी पर आज 5 की पंचायत करेंगे। लेकिन पहले जरा देखिए कि क्या कुछ बयान आ रहे हैं इंडी गठबंधन के नेताओं के और अन्य नेताओं के। डिक्लेयर करना चाहता हूं, मुंबई कॉरपोरेशन में कांग्रेस अकेला लड़ेगा। 227 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी रहेगा और पंजाब पे हमारे लोग लड़ेंगे और इस बार कांग्रेस विजयी बनेंगे। जो महाराष्ट्र इकाई के नेता है वो स्वयं बल की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारा पक्ष है, तुम स्वतंत्र हो, स्वयं बल लड़ो, और चाहे 10 बल के साथ लड़ो, चाहे दल बल के साथ लड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है कि भाजपा को हम जब रोकने के लिए तैयार खड़े हैं तब आप उसको क्यों कमजोर करना चाहते हैं। ये जो महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं ये बीच बीच में अति उत्साहित हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी नाव में छेद है, बीच समुद्र में जाके डूब जाएंगे। कम से कम हमारी नाव में बैठ जाएंगे तो नैया पार हो जाएगी। बिहार में तो आरजेडी के साथ कांग्रेस रह के 61 सीटों से 6 पे आ गई। मुंबई में तो लगता है 2-4 सीटों पे ही आ जाएगी। नहीं तो कांग्रेस जो कर रहे हो भुगत रही है, देख लीजिए क्या हालत हो रही है हर जगह पे। पिछली बार बहुत ही अखिलेश यादव जी ने बहुत ही संभाल के अलायंस किया और कांग्रेस की सीट यूपी में भी आई और हमारी सीट जो है 37 सीट हम लोग चुन कर आए। अलायंस अगर अच्छी तरह से होता है तो बिल्कुल सही बात है कि जो है इंडिया अलायंस चुनकर आ सकता है।
परंतु कांग्रेस का घमंड कांग्रेस को डुबा रहा है। कांग्रेस का कोई वोट बैंक बचा नहीं है। कांग्रेस को वोट, अच्छा कांग्रेस का वोट बैंक जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस करती क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए। 2026 West Bengal election, Trinamool Congress will fight BJP here, not in India alliance. So on that account, there are different kind of picture in individual states. But overall, to stop BJP, pan-Indian politics requires combination of all the opposition parties together. The Congress party is no longer a political party interested in the progress of India or any Indian. Congress party has become a family bachao abhiyan. Congress party has become a Rahul Bachao Samaj. So I don't blame the Congress party for not knowing what is correct and what is wrong, because that is not their focus and that is certainly not their capability. In the name of reshuffle, since 1 year, they are telling the next week is the reshuffle. Next month is the reshuffle. November Kranti, Sankranti, see leadership change. See, what is this nonsense going on in this Congress party? And the High Command is totally keeping quiet. Means High Command is no power. It is a powerless High Command. Dead body. शीर्ष नेतृत्व के लोगों को भी कभी न कभी बेसिक्स में जाना पड़ता है। क्रिकेट में एक प्रश्न बात आता है हमेशा कि बेसिक्स ठीक करने हैं, तो बेसिक्स ठीक करने के लिए जो शीर्ष बैट्समैन भी होता है या बॉलर भी होता है, वो भी जो है प्राइमरी क्रिकेट को खेलता है ताकि बेसिक्स ठीक हो सके। तो हमको भी अपने बेसिक ठीक करने हैं। एसआईआर का विरोध नहीं है। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर को एक्सक्लूजनरी बनाया जा रहा है, कैसे नाम काटें ये साजिश रची जाए, तो वो एसआईआर लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो क्या कुछ चल रहा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। इस समय आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा, और जहां पर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव उसका सीधा प्रसारण। I think this is a fantastic gesture of protecting the environment, of nurturing the environment. That's the Honorable Chief Minister of Goa, followed by Dr. L. Murugan, the Minister of State. That's Shri Anupam Kher, who needs no introduction. That's Shri Shripad Naik. And Mr. Shekhar Kapoor. And that's Shri Balakrishna, who's going to be felicitated. Requesting all the dignitaries to please be seated. And ladies and gentlemen, since 1952, IFFI has been enthralling us with its eclectic selection of films, culturally rich and thoughtfully curated by distinguished industry experts. And the government of India has played a key enabling on social media, which is quite a rage these days. So on that note, Karan, let's now request Shri Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, to please take the podium for his welcome remarks. Let's welcome him with a round of applause, ladies and gentlemen. Give it up for Secretary, Minister of Information Broadcasting, Shri Sanjay Jaju ji. Respected Governor of Goa, Madam Governor, Honorable Chief Minister Goa, Honorable Minister of State, Information and Broadcasting, Government of India, Honorable Ministers, Film Dignitaries, our Festival Director, ladies and gentlemen, it's indeed our
my honor and privilege to welcome all of you to this grand opening of IFFI, which is being tried out for the first time in the form of a carnival, which is going to celebrate the rich diversity of Indian cinema. Ladies and gentlemen, IFFI this year has many firsts. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. So ladies and gentlemen, welcome to each one of you to this biggest round of the International Film Festival of India. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you for giving us this platform. Can I please request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Government of India, to take the podium for his remarks. Ladies and gentlemen, let's welcome him with a round of applause. Honorable Governor of Goa, Madam Governor, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, Honorable Chief Minister of Goa, Secretary Sanjay Jajuji, my colleague, Honorable Minister of State Sri Sripat Naik ji, Anupam Kher ji, Nandumuri Balakrishna ji, and this festival director Shekhar Kapoor ji, and esteemed guest Sadananda ji, Member of Parliament from this our Goa, and Miss Kim. Today we saw that she is coming from South Korea. She is here. She sang our Vande Mataram. We are celebrating Vande Mataram 150 year. She sang our full of Vande Mataram today. So she is also here. And ministers from Goa government, member of Legislative Assembly from Goa government, MPs from, and dignitaries, film fraternities from various parts, ambassadors, and our film fraternity from South, West, East, North, all of our film fraternity here gathered, juries and steering committee members. Namaste to you all, Vanakkam. See, every year, IFFI is taking a dimension. Today we are seeing every year, our IFFI was there in Shyam Prasad Mukherjee Stadium with the cultural event, then our IFFI starts. But this year, our Minister Sri Ashwin Vaishnavji and Chief Minister Goa, they thought this we have to do differently. That's why now the parade is going to start. This exhibits various states' cultural tradition and Goa's 12 talukas, various cultural activities, and from various states, tableaus and cinema houses, production houses, tableaus. That's all. We are eagerly waiting. That's all going to come here. Under the visionary leader of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he speak about this cinema and media entertainment sector. Our Honorable Prime Minister mentioned that, I mentioned this quote, this is the time of dawn of orange economy in India, content, creativity and culture, the three pillars of orange economy. So while this year in May, we had a
summit, World Audio Visual Entertainment Summit at Mumbai. The first time a big summit was there. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurated that summit. That summit seems that our creative economy, our world economy. So the Ministry of Information and Technology taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar giving a chances to them, and also the creators from various part of the country, they are going a global level reach towards the from the Waves as well as the IFFI. The IFFI 56th edition, while we celebrating, we have to remember our former Chief Minister Sri Manohar Parrikar ji. Sri Manohar Parrikar ji thought before that this IFFI one year was there in Chennai, 1 year was there in Bangalore, 1 year in Delhi. So various world centers where the world cinema festivals, it happens one place. For example, Busan Film Festival, Cannes Film Festival, like one place. Like that, the Goa is the permanent destination for the film festival. Our Manohar Parrikar ji took initiative, and our Chief Minister is continuously supporting the Pramod Sawant ji, Dr. Pramod Sawant ji. Every year, and see how he is enthusiastically, he is participating all the small meetings also. He is giving directions to the organizers and the Ministry of INB, our secretary and his team. Everyone is gathered and they make this function is a success. We will enjoy from today and up to 28th, the International Film Festival, various master classes and felicitations and award ceremonies and the screenings, film bazaar and various activities going to take place. We will enjoy, we will take this opportunity to grow our cinema industry to further height. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Like you said, since 2004, Goa has become the permanent home of IFFI, 22 years and counting. May I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of the whole state of Goa, to take the podium for his remarks. A round of applause, everyone. At the opening ceremony of the 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, Honorable Governor of Goa, Sri Kushabati Ashok Gajapati Rajuji, Mrs. Gajapati Rajuji, the Minister for the State Information, Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganji, Minister for the State Power and Renewable Energy, Sri Sripad Naikji, the Member of Parliament, Sri Sadhanand Shet Tanawadi, the Member of the Lok Sabha from the Kanpur, Ashwetji, the Secretary of the Information and Broadcasting, Sri Sanjay Jajuji, Anupam Kherji, Manoj Joshiji, rest all the dignitaries on the dais, all the ambassadors reporting from the different countries, the Chief Secretary, Dr. Kandavlu, the Festival Director, Shekhar Kapoor, Mr. Damu Naik, the President of Bharatiya Janata Party, Vice Chairman, Madam Dilala Lobo, the Ministers from the Government of Goa, the MLAs from the Government of Goa, the legendary actors, Sri Balakrishnan and all other dignitaries on the dais. Once again, I welcome one and all those who have come specially for the International Film Festival 2025. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा येवकार दिता आनी येवकार दिता आसतना 2004तल्यान सुरवात जाल्ले IFFI, मनोहरभाई पर्रीकरांच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ले IFFI 2004 ते 2014 पर्यंत आमी गोंयचो प्रोग्रेस पळयता आनी IFFIची डेव्हलपमेंट पळयता. 2014 IFFI हो परमनंट व्हेन्यू गोंयाक डिक्लेअर केल्या उपरांत 2014 पासून आज पर्यंत IFFIत जाल्ले बदल आनी गोंयांत जाल्ले बदल तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या म्हणून प्राऊडली सांगता आसतना खूप बरें दिसता की IFFIच्या बरोबर गोंयचोय डेव्हलपमेंट तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाल्या आणि आम्ही सगळे जाण आज पहिले फावटी या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्ताच गोंयचे कल्चर, गोंयची क्रिएटिव्हिटी आम्ही हांगा सेलिब्रेट करता. गोंयांतलो कल्चर आणि क्रिएटिव्हिटी दाखोवपा खातीर गोंयांतलो फ्लोट जाका आमी शिमग्या उत्सवाच्या निमित्तान मनयतात, गोंयांतल्या कार्निवलाच्या निमित्तान तयार केल्ले फ्लोट आज आम्ही इंटरनॅशनल मळाचेर दाखोवपा खातीर आम्ही आज तांकां हांगासर हाडल्यात.
त्या खातीरच हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांचें स्वागत करता आनी गोंयांत आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्या इंटरनॅशनल गेस्टांचें स्वागत करता. Goa has always believed in celebrity and creativity, and today the Goa once again celebrating the cinema, the most powerful storytelling in the world. The friends, people often ask why Goa. Let us talk about the why Goa is the perfect home for the IFFI. Why has the IFFI flourished here for more than 2 decades? The answer is simple. The Goa is ready to offer the world-class infrastructure, a tourism and hospitality industry trained to welcome the world, a festival vibes that really showcase the culture, creativity and scenic beauty and efficiency in the state of Goa. This year IFFI, we meet under the powerful theme, the convergence of creativity and technology. Cinema today, along with the being an art or the form of entertainment, is a growing industry, incorporates the innovation, artificial intelligence, visual effects, the VR, AR and digital platform and global collaborations. India is the forefront of these creativity revolutions, and IFFI continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. I'm honored to announce that Japan is the country of focus. The Japan and India, the deep cultural ties, the spiritual connections and a long history of the artistic exchange. Japanese cinema has inspired the generation across the world, and their participation enriches this festival in a special way. This year, the IFFI Mile returns from the ESG to Kala Akademi, filled with the cultural performance, the interactive film-related stalls, the music and live shows, the food courts and experiential zones, the public engagement events. Every evening, the musical show will welcome the crowd with the energy, showcasing the vibrancy. We are turning the IFFI into the celebrating the Goa's cultural diversity. This year, the IFFI shall also focus on the thrilling traditions of Carnival and Romtame as well. This performance shows the future of the top 10 groups of the Goa. We are ensuring our tradition artists recognition on the global stage, making sure our local heritage culture is highlighted. I am proud to mention that this year 2 Goan films, Hidden Claudia and The Pilot, have been selected for the gala premiere section of the prestigious IFFI 2025. We are proud of our Goan filmmakers whose stories, ideas and voices are reaching the global audience through IFFI. The 5 films have been selected by the distinguished jury chaired by the Sri P. Sheshadri in the Goan section. In Goa's director cut, The Zero Bulb, Halat and My Dad Invented Vada Pav. In Goa's producer cut, The Merarki by the Sea and A Ghar. And we congratulate all the Goan cast, crew, directors and producers. Your success is Goa's pride. Goa is today India's most preferred shooting destination. This is not only because of the Goa's being the scenic beauty, but it is the result of strong policy reforms like the film finance scheme up to the 50 lakhs for the A category films, the revised film shooting rules for faster permission, the single window clearance is under process, the support for the foreign production through national incentive schemes, the promotion at the film bazaar and international platforms. We are committed to making Goa the global film production hub. The Goa is already providing the targeted financial assistance to support the filmmakers in making the good cinema. We are reviving the more structured incentive models that match the global film destinations, because we want the filmmakers to choose Goa not just as a beauty, but as the ease of work, efficiency and supportive system. I also would like to say that the Goans are ones and make that festival truly specially. Our local artists, hospitality industry
the cultural group, youth organization, all come together to make IFFI an unforgettable experience. It is a shared ownership that makes the Goa the soul of IFFI. Friends, the India is emerging as a global soft power, and under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and Indian cinema reaching at the international heights. The IFFI is now a platform where the Indian creators, producers and the storytellers meets the world. And Goa is proud to be the gateway for this global experience. Our commitment is clear. Make Goa as a creative capital of India. Strengthen the film infrastructure. Support Goan filmmakers. Bring the world cinema to Goa and promote the Goa as an international filming destination. Build a year-round filmmaking ecosystem. Today, every filmmaker, artist, producer, the cinema lovers present here, Goa welcomes you. We invite you to explore our state, shoot your film here, collaborate with the local talent and create new story. Goa is not just a venue. Goa is an experience. Goa is your partner in a creativity. As we inaugurate IFFI 2025, let us celebrate the power of storytelling, the unity of culture, the future of filmmaking, and Goa's growing role in India's global cinematic journey. Let us together make this edition, IFFI 2025, is most memorable one yet. I welcome everyone to the Goa's 56th International Film Festival of India. Once again, welcome one and all. Thank you. Jai Bharat. Thank you so much, sir. Can I please request... सीधा प्रसारण आप देख रहे थे गोवा से 56वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का, IFFI का, जहां पर की बहुत सारी फिल्में प्रदर्शित की जानी है। 240 फिल्में करीब करीब प्रदर्शित की जाएंगी 81 देशों की, और इसमें कई तरह के अवार्ड भी दिए जाएंगे। हम आगे 5 की पंचायत में आज बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर कि इंडी गठबंधन में क्या लगातार हार से दरार पड़ रही है। लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर पंचायत की चर्चा शुरू करेंगे। बल्कि हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम पंचायत करने वाले हैं। अभी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर सभी से जुड़ करके पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज 5 की पंचायत में हम बात करने वाले हैं कि जो विपक्षी इंडी गठबंधन है उसमें एक साथ कई चीजें चल रही हैं। अंदर अंदर हार की समीक्षा भी कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषी भी ठहरा रहे हैं, और बाहर बाहर कह रहे हैं कि नहीं ये तो SIR EVM वगैरह की वजह से, चुनाव आयोग की वजह से हुआ है। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है कि इंडी गठबंधन क्या धीरे धीरे उसके जो अंदर के दरार हैं वो बढ़ रहे हैं क्या? इसी पर पंचायत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। साथ में हमारे साथ संजय सरकार जी, TMC के नेता। स्वागत संजय सरकार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, नमस्कार। समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, और ऋषि मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी अपनी बात मजबूती से रखेंगे विपक्ष के समर्थन में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं समीर सर आपसे शुरुआत करता हूं। चल क्या रहा है? 3-4 चीजें एक साथ चलती हुई दिख रही हैं। मैं जरा संक्षेप में बता दूं आपको, हम लोग देख ही रहे हैं। परिवार के अंदर झगड़े चल रहे हैं एक दूसरे को ब्लेम करके, पार्टी के अंदर झगड़े चल रहे हैं
43 लोगों को नोटिस दे करके। फिर बात हो रही है कि एकला भी चलना है, कि भाई अकेले जाना है चुनाव में, और उसके बाद ये भी बात हो रही है कि अगर अकेले जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, नुकसान होगा। ये सारी चीजें चल रही हैं, और इन सब के बीच जिस नीतीश कुमार जी ने करीब 1.5-2 साल पहले इस इंडी गठबंधन की शुरुआत की थी, क्या आज एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद की 10वीं शपथ ग्रहण के साथ ही इंडी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रहण लग गया है? समीर सर, देखिए लाल सिंह जी, इंडी गठबंधन पे तो उसी दिन ग्रहण लग गया था जिस दिन इंडी गठबंधन की पटना में जब नीतीश कुमार ने बैठक आहूत की थी। उस बैठक के बाद ये लगने लगा था कि जो गठबंधन बना है ये स्वार्थ के लिए हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने तब जिक्र करते हुए कहा था कि भानुमति का कुनबा, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा। तो जिस तरीके से ये गठबंधन बना था, और उसके बाद आप देखिए कि नीतीश कुमार को लगा कि भाई यहाँ पर रहने से न बिहार का भविष्य बेहतर होगा, न मेरा भविष्य होगा, इससे बेहतर है कि मैं इस गठबंधन से बाहर आ जाऊं। नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं। बाद में कई और नेताओं को लगता है कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं, और वो कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। और गुजरात में ही वो कांग्रेस को भी चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि हम गठबंधन से बाहर हो गए हैं, और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हम अपने दम पर लड़ेंगे। उधर आप अगर आसाम की बात करेंगे तो आसाम के अंदर बरुद्दीन अजमल की पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस से बेहतर तो ओवैसी है, और ओवैसी से गठबंधन कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ विधानसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। केरल के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वो कह रही है कि भाई कांग्रेस को तो अब बिहार के अंदर भी मुसलमान वोट नहीं दे रहे, ओवैसी को वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस के साथ जुड़ने का क्या फायदा। केरल में हम अपने दम पर लड़ने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी ने पहले ही लाल सिग्नल दिखा दिया बंगाल में कि भाई मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि यहाँ मैं आप पे कुछ रहम करके कुछ सीटें दे दूंगी, जैसे आरजेडी ने दे दी थी। बंगाल में मैं अकेली काफी हूँ बीजेपी से लड़ने के लिए, मैं उनसे टकराऊंगी, आपको यहाँ कोई सीट नहीं मिलने वाली है। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की स्थिति ये हो गई कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि भाई ये परजीवी पार्टी बन गई है, दूसरों के भरोसे चलती है, उन्हीं का खून चूसती है, और उनको भी खत्म करती है और खुद को भी खत्म करती है। तो मुझे लग रहा है अभी अखिलेश यादव के लिए भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या अखिलेश यादव 2027 में कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। बिहार में जो उन्होंने हालत देखी, बाकी जगह देखी, तो अखिलेश यादव के लिए भी बेहतर है कि वो अपने दम पर लड़ने की कोशिश करे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे तो कांग्रेस तो डूबेगी, अखिलेश को भी ले डूबेगी। बिल्कुल, ये बातें तो हैं, लेकिन ऋषि मिश्रा जी, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही हैं कि एक तरफ तो परिवार में महाभारत मचा हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कभी किसी ने सोची नहीं थी, और एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ बड़े बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस। तो ये तो लग रहा है कि चलो आत्ममंथन चल तो रहा है अंदर अंदर, हार के कारणों पर विचार तो चल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर हम ये भी देख रहे हैं 3-4 शब्द जो है वो सुनाई पड़ते हैं। क्या SIR, EVM, मुख्य चुनाव आयुक्त जी का नाम और चुनाव आयोग, ये सब भी चल रहे हैं। ये दोनों बातें कैसे सही हैं? या तो आप जो अंदर अंदर अपनी समीक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है, समीक्षा करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं कि समीक्षा भी कर रहे हैं, जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं एक दूसरे को, और ऊपर ऊपर ये भी करेंगे नहीं हार की वजह ये नहीं कुछ और है। नहीं, देखिए मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने बिहार में चुनाव लड़ा, वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है जी। जो अप्रोच नैरेटिव बनाना चाहिए था, वो नैरेटिव बनाने में आप सफल नहीं रहे, और हार हो या जीत समीक्षा करनी चाहिए। क्यों हम हारे, तो क्यों हारे, गठबंधन में क्यों, मतलब ऐसा क्या कन्फ्लिक्ट था, क्या हम लोग एक मतलब कांग्रेस राजद या जो इनके जो एलायंस पार्टनर थे वे बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर पाए जनता के मुद्दों को, जनता को समझाने में, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं, आप जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 200 से अधिक सीटें मिल गई है, इसका मतलब बिहार में राम राज्य। बिहार में ये स्थिति है कि अभी छठ पूजा कुछ दिन पहले खत्म हुआ, कैसे टॉयलेट में भर के हमारे जो बिहार के जो लोग हैं वो कैसे दिल्ली, पटना, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य शहरों से पटना और बिहार आए, ये कहने की जरूरत नहीं, न्यूज ने इस चीज को खुद दिखाया है। समीर जी जो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बनी
जो शुरुआती दौर थी वहीं से रसाकसी था। तो मैं नहीं इस चीज को नहीं मानता हूं, क्योंकि देखिए समीर जी को ये बात समझना होगा कि इंडिया गठबंधन ही का वो कंबाइंड एफर्ट था कि नरेंद्र मोदी जो है 5 घंटे तक पीछे चल रहे थे बनारस में। जो उनका मार्जिन कभी 4 लाख का हुआ करता था, वो मार्जिन 1.5 लाख तक सिमट गया। जो 400 पार का इन्होंने सपना देखा था, वो मतलब क्या 200-250 तक, यदि बीजेपी की बात करें तो 240 के आसपास सिमट गई बीजेपी, और 300 से नीचे एनडीए सिमट गई। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरे एफर्ट के साथ चुनाव नहीं लड़ा। ठीक है, नतीजे आपके पक्ष में हो सकते हैं, नतीजे आपके पक्ष में नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को अपने जो मतलब जो उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर समीक्षा करनी चाहिए। छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊं कि एसआईआर के मुद्दे, राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले एसआईआर मुद्दे को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पार्टी के जो टॉप जो लीडरशिप है, जिस विषय को लेकर नैरेटिव बना रहे हैं, उसी को उनके जो अधीनिष्ठ मतलब जो जूनियर नेता है या स्टेट लीडर है या जनरल सेक्रेटरी हैं या सेकेंड कमांड जो है, उस मुद्दे को जनता के बीच में नहीं रख पाते हैं, उस मुद्दे को जनता के बीच में उठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। एक कारण तो ये समझ में आया। आज भी सुनिए, आज भी राहुल गांधी एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि पूरे बिहार चुनाव में आप एक भी कांग्रेस या महागठबंधन के किसी नेता को आपने नहीं देखा होगा। एक बात तो ये आपने कही कि तंत्र की कमी, ठीक है, एक बात आपने कही तंत्र की कमी। क्या इसमें ये नहीं हो सकता ऋषि जी कि जिन मुद्दों को राहुल जी उठा रहे हैं वो मुद्दा जनता को टच नहीं कर रहा, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, जनता को वो कन्विंसिंग नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, आप यदि बिहार को दीपिक सेंटर माने आज के डिबेट में, तो आप देखिए ना कि इंडिया गठबंधन के एक इंपॉर्टेंट एलाइज हैं मुकेश सहनी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके भाई संतोष सहनी चुनाव लड़ते हैं, विड्रॉ करते हैं। फिर दूसरा कोई उम्मीदवार राजद का आता है, राजद फिर विड्रॉ करती है, फिर मुकेश सहनी विड्रॉ करते हैं। ये 12 सीटों पे कांग्रेस और इन तमाम गठबंधन के तक लड़ते रहते हैं। सही बात। विच फ्रेंडली फाइट, क्या फ्रेंडली फाइट होता है राजनीति में या तो फ्रेंड होते हैं या फाइट होते हैं। जी, फ्रेंडली फाइट वैसे सब कई तरह की कमियां रही हैं, आप सही कह रहे हैं, आप काफी हद तक आप बिल्कुल कम्युनिकेशन की कमी थी। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जैसे रोजगार, देखिए ठीक है, प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिला है, मैं इस बात से सहमत हूं, उनके अकाउंट नहीं खुले, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से मुद्दे उठाए, मैं बताऊं कि बीजेपी के जो पोस्टर बॉय थे बिहार में, एक तरह से बैकफुट पे थे। सम्राट चौधरी से लेकर संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल बैकफुट पे थे। जेडीयू के पोस्टर बॉय अशोक चौधरी बैकफुट पे थे। इस प्रकार का वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने बनाया, हालांकि जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया, एक अलग बात है, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आपको उठाना चाहिए। और ये एक परिपाटी पार्टी में बनाइए कि पार्टी के लीडरशिप कह रहा है कि सूरज पूरब से उग रहा है। जरूर इन सब चीजों को विपक्षी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, लौटता हूं मैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं रुख करूंगा संजय सरकार जी का। संजय सरकार जी, क्या मतलब, एक तो देखिए जिस समय इंडी गठबंधन, जो अभी उन्होंने कहा, ऋषि जी की कई बातों में, निश्चित तौर पर ऋषि जी की कई बातों से सहमत हुआ जा सकता है कि आप ये मान सकते हैं कि इंडी गठबंधन अगर बना तो उसका असर पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा, कुछ ना कुछ उसका असर दिखा है, ठीक है, लेकिन आपने तो उस समय भी कांग्रेस को कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें हम एक भी सीट नहीं देंगे। अभी फिर आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए कि कांग्रेस तो किसी काम का है ही नहीं, बीजेपी से हम लड़ रहे हैं ना, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस खुद दूर जा रही है, आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खुद दूर कर रहे हैं, तो आखिर क्या आपको किसी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, तो इंडी गठबंधन बनाया ही क्यों था संजय सरकार जी? जय ममता बनर्जी। मैं सबसे पहले बहुत अच्छे सवाल, आपको अगर कहीं लगेंगे 0.5 लीवर है आपकी आवाज, संजय जी आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है, आपकी आवाज, अब मतलब मुझे लगता है सारे लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी जब आपने जय ममता बनर्जी कहा तो उसको सुन करके सभी ने जरूर हंस करके प्रतिक्रिया दी है, बाकी बातें आपकी। मैं एक रिएक्शन देना चाहता हूं। हाँ, दे दीजिए। किसी भी पार्टी में यदि व्यक्ति पूजा का बढ़ावा होता है, हाँ, वह लोकतंत्र उस पार्टी के लिए आपने प्रतिक्रिया दी भी,
चाहे वो भाजपा हो, भाजपा में देखिए एक ही आदमी का पूजा होता है, नरेंद्र मोदी, टीएमसी में ममता बनर्जी, तो ऐसे राजद में लालू यादव और भी पार्टियों का नाम ले लीजिए, पुरानी पार्टियों का। तो व्यक्ति पूजा से बचना चाहिए आदमी को। हाँ, ये बात सही है, मतलब इन जनरल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। संजय सरकार जी, आपकी देखें आवाज आ रही है अभी, क्या बोलिए? नहीं, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता है, जो आपको लीवर है 0.5 ग्राम के, आप खाना खाना चाहते हैं 5 किलो का, अच्छा। आपको डाइजेस्ट करने के लिए तो आपको जरूर दिक्कत हो जाएंगे। दिक्कत के बाद तो डाइजेशन के लिए है ना। अगर आप बंगाल में चाहेंगे 50 सीट और आपको संगठन जो है वो 0 सन्नाटा हो जाएंगे, तो वहां आप कैसे चुनाव लड़े, जैसे बिहार में हुआ है। एक चीज आपको मतलब, हम तो देखिए, हम तो ग्रास रूट लेवल का आदमी है, हम बूथ से कार्यकर्ता से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, जहां मेरे नॉलेज में बंगाल के बारे में राजनीति करता हूँ ना। भारत में देखिए सबसे बड़ा संगठन राजनीति अगर कहीं होता है तो बंगाल में होता है। बूथ में जिसको जितना ताकत है वो उतना दिन सत्ता में रह सकता है। जब तक आपको बूथ में ताकत नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं है, 0 सन्नाटा हो जाइए। ये बहुत बड़े बात है। तो देखिए आज तो संजय जी, क्या उनकी ताकत इतनी भी नहीं है कि आप उनको कुछ सीटें दे दें? आप तो एकदम ऐसा लग रहा है, अगर आपकी बातों को मैं थोड़ा बढ़िया से कहूं तो आप तो कह रहे हैं कि आपकी कोई औकात ही नहीं है, कोई राजनीतिक औकात नहीं है कांग्रेस की। कुछ सीटें तो आप दे सकते हैं, एकदम से खारिज कर रहे हैं आप। नहीं, अगर आप 5 सीट लेके 5 सीट जीतते तो ले लीजिए, तो आप 5 सीट 10 सीट आप ले लीजिए। आपको संगठन तो होना चाहिए ना। बिना संगठन में आप कैसे, बंगाल जैसे जगह में कम्युनिस्ट 34 साल राज करता है संगठन के ऊपर में, अगर आज 2036 तक बंगाल का जो कुर्सी वैकेंसी नहीं है, 36 तक ब्लॉक है, आप कहां से सत्ता बनाए, कहां से सरकार बने, कहां कुछ करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो मतलब जो आपको अजीब से सपना देखता है, मुंगरी लाल का हसीन सपना, वो देखते रह जाता है। हमसे उसमें कुछ बात नहीं करते। हर जगह मोदी जी आके बोलते हैं, कभी बोलते हैं गंगा बहते हुए जाता है। और देखिए मोदी जी बोले ना गंगा बंगाल का, हम तो बोले बंगाल का तरफ बहते नहीं जा रहे, फिर बिहार होके आप गाजियाबाद होके दिल्ली जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप चिंता मत कीजिए। आप उल्टी गंगा बहाने की बात कर रहे हैं क्या? उल्टी गंगा बहाने का प्लान बना रहे हैं संजय सरकार जी? ठीक है ऋषि जी, आपकी एक प्रतिक्रिया लेके फिर विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। ऋषि जी एक प्रतिक्रिया ये दीजिएगा। ऋषि जी, हाँ एक मिनट, संजय जी ऋषि जी की प्रतिक्रिया। ऋषि जी एक प्रतिक्रिया ये दीजिएगा, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस की 2 सीटों की हैसियत कही थी कि आपकी 2 सीटों की है, ले लीजिए। कांग्रेस ने लिया नहीं, अब कह रहे हैं कि 5-10 सीटें ले लीजिए विधानसभा में। बताइए। देखिए बड़प्पन जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं है। यदि ये जुड़ के रहते तो बंगाल में ममता बनर्जी को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं हारना पड़ता। और संगठन की बात करते हैं हमारे सरकार जी, तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का क्या संगठन है कहने की जरूरत नहीं है, वहां तो सफाया कर देती है बीजेपी आपको। तो आपने विगत 5 सालों में कितना मजबूत किया है संगठन नॉर्थ बंगाल में, ये सरकार साहब को बताना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये मत भूलिए कि आपका जो मतलब जो जन्म है वो कांग्रेस से है। आप रियली में देखिए तो आप कांग्रेस ही है। ममता बनर्जी को बेशक वो कांग्रेस में थी, ठीक है, लौटता हूं। खासकर राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में, जब राजीव गांधी पूरे राजनीति में थे, तो ममता बनर्जी को संजय जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। संजय जी लूंगा व्यक्ति ने बढ़ाया, लेकिन पहले जरा विजय शर्मा जी को शामिल करते हैं। विजय शर्मा जी, जिस तरह से चल रहा है इंडी गठबंधन में, एक तो जैसे संजय सरकार जी ने कहा कि भाई हम तो उल्टी गंगा बहाने का प्लान बना चुके हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। दूसरी बात ये कि इंडी गठबंधन में जिस तरह से ये चल रहा है, बिखराव अगर होता है तो क्या आप एनडीए के साथ कुछ और दलों को जोड़ेंगे क्या? देखिए लालचंद जी, मैं 2-3 चीजें बात रखना चाहता हूं। जैसे आपने इंडी गठबंधन का बोला, इंडी गठबंधन है कहां आज की डेट में? अब मुझे बताइए। बीएमसी का अकेले चुनाव लड़ने का दोनों पार्टियों ने, शिवसेना भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है। तो उसी पर तो बात कर रहे हैं आज। उमर अब्दुल्ला जी ने आज तक इनको अपने सरकार में शामिल नहीं किया। और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद में एक भी इंडी गठबंधन की कोई मीटिंग हुई हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरा मैं बताता हूं आपको
कि आपने भी कहा कि इनका थोड़ा बहुत जो भी था वो 2024 के लोकसभा चुनाव में था, नहीं था। एक हमारे यहाँ कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि काट की एक बार चढ़ती है। वो इन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया था कि संविधान बदल देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात से थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाता हूं कि झूठा नैरेटिव, लेकिन असर तो दिखा ना उसका साल 2024 तो वो इंडी गठबंधन का असर नहीं था, वो झूठ का असर था। वो एक बात चला। दूसरा मैं बताता हूं, इन्होंने कहा व्यक्ति पूजा, ऋषि जी बोल रहे थे व्यक्ति पूजा, ये लिए व्यक्ति पूजा आप गांधी जी के जो अपने गांधी वाड्रा और ये अपना नेहरू परिवार जो है इनमें जाके देखिए, आप टीएमसी में जाके देखिए, जेएमएम में जाके देखिए, एसपी में जाके देखिए, आरजेडी में जाके देखिए, व्यक्ति पूजा वहां है जहां आपकी हिम्मत नहीं, आप ये कह दो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं या प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है वो कार्य में विश्वास करते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते हैं। लालचंद आ रहा हूं, ऋषि जी आप काउंटर कीजिएगा। तो आप देखेंगे इंडी गठबंधन में अभी समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि नहीं हमें कांग्रेस को अलग रखना है, क्योंकि कांग्रेस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके परजीवी पार्टी बन चुकी है। लोग किनारा करने लगे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस के राहुल गांधी जी आएंगे वहां उनकी लुटिया डूब जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि क्या कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है क्या कि साथ लड़ने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए अकेले लड़ते हैं। जैसे बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा है। ऋषि जी आप काउंटर कीजिए। देखिए, हर चुनाव का अलग रणनीति होता है, बीएमसी का एक अलग रणनीति होगा, गठबंधन में अलग अलग लड़ रहे हैं, हो सकता है उससे उसको फायदा हो। जहां तक इन्होंने कहा कि देखिए व्यक्ति पूजा की बात की, ठीक है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में भी ये परिपाटी है और ये गलत है। यदि जो डिलीवर नहीं करता उसको हटाइए, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे प्रिय भाई कि इसी हिंदुस्तान ने पर्ची वाला मुख्यमंत्री देखा है। राजस्थान में जो भजन लाल जी का पर्ची देख के ऐसे करके राजनाथ सिंह पढ़ रहे थे, वसुंधरा राजे पढ़ रही थी पर्ची, विधायकों से राय नहीं लिया गया था। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री भी देखा है। हाँ, ये गुजरात में पूरा कैबिनेट को आप हटा देते हैं एक व्यक्ति के सहारे पे। विधायकों से राय लिया जाता है क्या? मोहन यादव मध्य प्रदेश में विधायकों के पसंद है क्या? भजन लाल राजस्थान में विधायकों के पसंद है क्या? भजन लाल को मैं जानता हूं, मैं संगाने में रहा हूं 10 साल। उनका तो कहना है कि विधायक दल से परामर्श करके और सभी की सहमति लेकर के, नहीं वो उनका कहना है ये भाई, इसी तरह से कांग्रेस भी करती है, ये बात तो कांग्रेस भी करती है, ये बात ममता बनर्जी भी कहती है, ये बात नीतीश कुमार भी कहते हैं। आज बिहार में देखे है ना, एक पैंट शर्ट। ठीक है विजय जी एक छोटा सा काउंटर कह रहे हैं भाई, आपके यहाँ भी व्यक्ति पूजा होती है। ऋषि जी बड़े सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए भजन लाल की पृष्ठभूमि ये पर्ची वाला हमारे जो भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर है वो सामान्य कार्यकर्ता है। ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री। इसी तरह से जितने भी चीफ मिनिस्टर वो सामान्य कार्यकर्ता है। हरियाणा में मनोहर लाल जी देख लीजिए, समीर सर को लेकर समीर सर आप दोनों रहिएगा, अभी आप दोनों रुकिएगा। समीर चौगांवकर सर को लेकर आता हूँ, आप दोनों दो सेकंड कर लीजिए। ऋषि जी आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। नहीं, लालचंद जी बोलिए, एक करके बोलिए। मैं लालचंद जी विद्वान पत्रकार हैं, मैं सिंपल एक सवाल करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायकों के पसंद के हिसाब से होना चाहिए या सेंटर में बैठे एक व्यक्ति के हिसाब से होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का मसला हो? बेशक कानूनी प्रावधान तो यही है कि विधायकों के नेता। 5 सेकंड का जवाब लीजिए। हाँ ले लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में एक भजनलाल मोहन ठीक है, आज ये मुद्दा नहीं है, वैसे आज ये मुद्दा नहीं है, आज जो है ना, आज ये मुद्दा है नहीं। दरअसल संजय सरकार जी ने आज इस मुद्दे को ट्रिगर कर दिया, जय ममता जी कह करके, जय ममता बनर्जी कह करके। चलिए समीर चौगांवकर सर को लाइए। समीर चौगांवकर सर एक बात तो सही है कि देखिए कांग्रेस जो है एक तरफ आत्ममंथन कर रही है, बिहार में 43 नेताओं को नोटिस भी दी है, ठीक है, और दूसरी तरफ ऊपर से ये भी करे। लेकिन अभी जो हमें चर्चा में बात समझ में आई कि कई जगह पर चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो या कुछ और भी अलाइज हो, केरल की भी बात ले लीजिए, वो कांग्रेस को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन की बात
कि महाराष्ट्र में कांग्रेस कर रही है कि मैं अकेले लड़ना चाहता हूं और उद्धव ठाकरे करेंगे ना 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 ना, सामना में लेख लिख करके कि ना ना अकेले ना लड़ो, नुकसान हो जाएगा। ये इसको कैसे समझा जाए समीर सर? देखिए, मैं लालचंद जी आपके प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं ये भी बता दूं कि जो कांग्रेस ने बिहार के अंदर जो नोटिस दिया है 47 नेताओं को, तो थोड़ा कांग्रेस से ये भी पूछना चाहिए कि कृष्णा अल्लावर को नोटिस दिया है क्या कि बिहार में जो प्रभारी थे तो कैसा देखा? क्या अशोक गहलोत को नोटिस दिया है क्या कि अशोक गहलोत जब वहां पर जब प्रभारी बनकर गए थे बाद में कृष्णा अल्लावर के बाद, तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, तो नोटिस किसको दिया है? नोटिस ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया होगा जिसको आप और हम नहीं जानते, बड़े नेताओं का कोई पूछने वाला रहता नहीं है। रही बात अब आपके प्रश्न की दूसरी जगह की, तो देखिए कांग्रेस की स्थिति लगातार जिस तरीके से बद से बदतर होती चली जा रही है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने विपक्ष का नेता, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है कि आपके लगातार विधायक कम हो रहे हैं, आपके वोट प्रतिशत आपका कम होता जा रहा है, आपको बाद उम्मीदवार लड़ने के लिए मिल नहीं रहे, रोज कोई ना कोई आपका नेता पार्टी छोड़ रहा है। प्रदेश में जहां आपकी स्थिति मजबूत थी वहां आपकी लड़ाई दिखती है। आप अगर कर्नाटका में देख लीजिए, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई को आप देख सकते हैं। बस एक तेलंगाना में रेवंत रेड्डी मजबूती से बने हुए, हिमाचल में प्रतिभा सिंह और सुक्कू की लड़ाई आप देख सकते हो। तमाम राज्यों में कांग्रेस की लड़ाई सार्वजनिक हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अब राहुल गांधी को राजनीति नहीं करना चाहिए। आप जबरदस्ती किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको राजनीति में बहुत रुचि नहीं है, आप उसको लगातार राजनीति में खींचोगे तो पार्टी का यही हल होगा। कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी से छुटकारा पा लीजिए, सचिन पायलट को या किसी सीनियर लीडर को अध्यक्ष बनाइए या संगठन की जिम्मेदारी दीजिए। मुझे लगता है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और केसी वेणुगोपाल जो लंबे समय से संगठन महामंत्री बने हुए हैं कांग्रेस के, क्या कभी उनको नोटिस दिया जाता है? कभी उनसे पूछा जाता है कि आप संगठन के साथ देख रहे हो?